हेलो बच्चों, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का जो शेष भाग हमें बच गया था फर्स्ट लेसन का, उसके बारे में हम फिर से चर्चा करते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि हमारे परिवेश के पदार्थ यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं हैं और उसके क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हमने देखा था कि पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ किसे कहते हैं, आयतन क्या है, तरलता क्या है, संपीड़ितता क्या है, इस सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज हमारा जो थीम बचा हुआ है, जो शेष भाग है, वो कह रहा है कि वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब समझिए कि सबसे पहले तो वाष्पन की क्रिया है क्या। नहीं, तो हमने बताया था कि अगर कोई द्रव है, मान लीजिए कोई द्रव है और उसको आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो द्रव अपने अणुओं में टूटने लगती है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो अपने अणुओं में क्या होती है, टूटने लगती है। इस क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्पन। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि आपके घरों में चूल्हे पर देखे होंगे कि जब जल चढ़ाई जाती है, यानी कि पानी जब चढ़ता है खाना बनाने के लिए, भात बनने के लिए, तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर यानी जो आपके पतीला होता है ना, बर्तन, उसके ऊपर ना देखते होंगे कि धीरे धीरे भाप जो है उठने लगती है, ऊपर की ओर निकलने लगती है। तो उसको कहते हैं हम लोग वाष्पन की क्रिया। यानी कि द्रव जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है वो अपने अणुओं में टूट गई और वो क्या होने लगी, निकलने लगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्पन। तो वाष्पन की क्रिया को कौन प्रभावित करता है, जबकि हम जानते हैं कि अगर कोई पानी यानी कोई जल अगर शुद्ध हो तो 100 सेंटीग्रेड तापमान माने 100 डिग्री सी तापमान पर वो क्या होती है, क्वथनन होती है। 100 डिग्री पर क्वथनन होती है। तो क्या अगर अशुद्ध जल हो तो क्या होगा, दो बातें हो सकती है। या तो पहले हो सकता है क्वथनन की क्रिया, या बाद में हो सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, और वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं। नंबर 1 है, पहला हमारी है द्रव की प्रकृति। क्या हमारी, द्रव की प्रकृति। प्रकृति का मतलब हुआ गुण, प्रकृति का मतलब गुण। जिस गुण वाला होगा उसके हिसाब से वह वाष्पित होगी। अगर मान लीजिए कि द्रव अगर समझिए कि शुद्ध होगा, शुद्ध द्रव होगा, तो वो 61 सेंटीग्रेड तापमान पर होगा। अगर अशुद्ध होगा तो वह पहले होगा, या क्या, अब द्रव माने पानी, तो पानी समझ रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर आप तेल ले लीजिए। अब तेल को गर्म करके देखिए तो वह पहले गर्म होने लगेगी। एक चूल्हे को, घर का होता है ना खाना बनाने वाली चूल्हे, तो एक चूल्हे पर आप एक देगची तेल रख दीजिए, एक देगची पानी रख दीजिए, और दोनों को गर्म कीजिए, समान तापमान मत दीजिए दोनों में। तो देखिएगा कौन पहले गर्म होगा, तेल गर्म होता है, पहले नहीं होता है। ज्यादा समय तक दीजिएगा तो आग भी लग जाती है, नहीं लग जाती है। इसका मतलब है कि तेल के गर्म होने यानी क्वथनन की क्रिया या वाष्पन की क्रिया ज्यादा है, जबकि जल की वाष्पन की क्रिया कम है। तो आपने समझा कि वाष्पन की क्रिया को प्रभावित कौन करता है, द्रव की प्रकृति। जैसा गुण वाला होगा उस हिसाब से उसमें वाष्पन की क्रिया होगी। दूसरा हमारा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सतह, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सतह। मान लीजिए कि एक छोटे से बर्तन में जो ढक्कनदार हो, बंद हो, और उसको अगर गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है कि जब उसको आप गर्म करेंगे तो क्या होगी, जल्दी गर्म होगी। लेकिन एक बड़ा सा पतला ले लेंगे, बड़ा डब्बा, और उस पर आप गर्म करेंगे तो क्योंकि उसका सतह ज्यादा चौड़ा है तो वाष्पित ज्यादा होगी उसको, तो वह धीरे धीरे गर्म होगी। ठीक है, यानी उसकी चौड़ाई अगर कम हो, डब्बे की चौड़ाई कम हो, बर्तन की चौड़ाई कम हो, तो वो देरी मतलब जल्दी गर्म होगी। अगर चौड़ाई ज्यादा होगी तो उसमें गर्मी कम लगेगी, तो वह धीरे धीरे गर्म होगी। ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा सतह वाला रहेगा तो देर से गर्म होगी, देर से वाष्पित होगी, और अगर कम वाला रहेगा तो जल्दी होगी गर्म, नहीं, यानी वाष्पन की क्रिया उसमें जल्दी शुरू हो जाती है। चलिए आगे हमारा द्रव का तापमान। अब द्रव का तापमान जिस प्रकार से है उस हिसाब से भी होगी। अगर मान लीजिए कोई ठंडा, जैसे आप ठंडे के दिनों में गए होंगे पानी गर्म करने के लिए, तो ज्यादा देर तक रखिएगा तब जाकर के गुनगुना होता है, पीने लायक होता है, नहीं। गर्मी के दिनों में अभी तो चलाइए, आप तुरंत देखिएगा कि वो गर्म हो गया, होता है ना ऐसा। क्यों, क्योंकि देखिए अब पहले मान लीजिए कोई पानी हमारे पास था, उसको ठंडा हुआ था तो उसका तापमान अभी 10 डिग्री था, 8 डिग्री था पानी का तापमान, या 10 से 12 ही 15 रखिए। अब हमको पीने के लिए चाहिए 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री तापमान मान लीजिए,
तो 10 से 40 तक पहुंचने में जितना समय लगेगा और अभी 30 डिग्री तापमान है, तो 30 से 40 तक पहुंचने में तापमान लगेगा, दोनों में कौन अंतर होगा? 30 वाला जल्दी हो जाएगा, अब 10 वाला देरी लगेगा। यानी कि द्रव का तापमान प्रभावित करता है कि अगर ज्यादा तापमान होगा तो उसी हिसाब से प्रभावित होगी। क्लियर? आगे हमारा है वायु के वेग, यानी हवा का वेग भी हमारी क्या करती है? प्रभावित करती है वाष्पन की क्रिया को। अगर हवा तेज होगी तो वाष्पन जल्दी होगा, और हवा अगर धीमी होगी तो वाष्पन की क्रिया नहीं होगी। जैसे अभी गर्मी के दिनों में देखे होंगे नहीं कि गर्मी के दिनों में हवा जब तेज चलती है तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है, अगर हवा नहीं चलेगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। या आप घरों में भी देखे होंगे कि ठंडे के दिनों में मान लीजिए कि अगर ऐसे अगर कपड़ा नहीं सूख रहा है तो आपकी मम्मी क्या करती है? घर में चारों तरफ फैला लेती होगी, आप पंखा चला देती है। क्यों? बताइए भाई, हवा उसको प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब है वाष्पन, यानी कि उसके कपड़े के नमी को वो क्या कर रही है? सोख रही है। कौन? हवा। यानी कहने का अर्थ है वायु का वेग भी हमारी वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करती है। अगला हमारी है आर्द्रता। अगला हमारी क्या है? आर्द्रता। यानी कहने का अर्थ है कि हम जो मतलब नमी अगर रहेगी वायुमंडल में नमी रहेगी तो वाष्पन की क्रिया कम होगी, लेकिन अगर वायुमंडल में नमी नहीं रहे तो वाष्पन जल्दी होगी। खास करके ठंडा के दिनों में कपड़ा देर से सूखती है ना, क्यों? बरसात के दिनों में कपड़ा देर से सूखती है ना, क्यों? इसलिए क्योंकि वायुमंडल में पहले ही जल की बूंदें फैली हुई है, वायुमंडल में जल की बूंदें फैली हुई है। और जब आप अपनी कपड़ा को रखते हैं वहां, तो कपड़ा के जो जल हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी पहले से है नहीं, तो इसलिए कपड़ा की वहां जल नहीं निकलती है, सूख नहीं पाती है, तो इसलिए देर से सूखती है। अब गर्मी के दिनों में वायुमंडल में नमी है ही नहीं, आप कपड़ा रखते हैं कि तुरंत कपड़ा वाला नमी को वो क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, और ठंडे के दिनों में किसके कारण? आर्द्रता के कारण। वायुमंडल में आर्द्रता है इसलिए नहीं सूख रहा है, आर्द्रता नहीं है, वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है इसलिए जल्दी सूख रहा है। क्लियर? तो आपने देखा कि वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले हमारे कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो पहला हमारा हो गया द्रव की प्रकृति, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का तापमान, वायु का वेग और आर्द्रता। ठीक है, आगे हमारी पॉइंट है, आगे हमारी जो पॉइंट है वो क्या है? वाष्पन के कारण ठंडक उत्पन्न होती है। देखिए, वाष्पन की क्रिया जब होती है ना तो ठंडक उत्पन्न होती है। अब कैसे उत्पन्न होती है समझते हैं। सबसे पहले वाष्पन की क्रिया जब क्या हो, समझ गए कि वायुमंडल से नमी, मतलब वायुमंडल में नमी को फैलना, ये वाष्पन कहलाता है। यानी आप पानी जो रखे वह धीरे धीरे कहाँ फैल गई? वायुमंडल में, यही तो हम कहलाते हैं वाष्पन नहीं। और इससे ठंडक की अनुभूति होती है। एक उदाहरण लीजिए, जब आप काफी गर्मी से तरबतर होते हैं, पूरा पसीना से तरबतर होते हैं, अब एक जगह आराम से बैठ जाइए तो आपको ठंडक की अनुभूति होने लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके शरीर में जो जल की बूंदें थी बाहर में, पसीना, वो जब आप बैठ गए एक जगह पर, तो बैठने से क्या हुआ कि आपके बॉडी का जल ना चारों तरफ क्या हो गया? फैल गया आपके बॉडी के चारों तरफ। अब मान लीजिए यहां पर गर्मी था, अब हमारे शरीर का पसीना निकल निकल करके चारों ओर क्या हो गया? फैल गया। चारों ओर क्या हो गया? फैल गया। तो फैलेगा तो यहाँ का तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी मान लीजिए तापमान 40 डिग्री है वायुमंडल का, और हमारे बॉडी से नमी निकल निकल करके और हमारे चारों ओर ऐसे ऐसे चारों ओर इस जगह में फैल गया, तो यहाँ का तापमान अपने आप क्या हो जाएगा? कमेगा। अरे गर्म लोहा है, मान लीजिए थोड़ा का पानी छीटेंगे तो लोहे का तापमान क्या हो जाएगा? कमेगा, क्योंकि नमी उसको क्या कर लेगी? खींच लेगी। तो अब हवा का तापमान यहाँ का क्या हो गया? कम हो गया। तो आपको गर्मी लगेगा कि ठंडा? ठंडक लगेगी नहीं। क्लियर? तो वाष्पन से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक। दूसरा उदाहरण लीजिए, अभी आप ऐसे देख रहे हैं गर्मी की अनुभूति होती है, लेकिन आप चले जाएंगे चूल्हे के पास जहां वाष्प बन रहा है, उसके सामने हाथ डालिए, क्या होगा? आपको हाथ में नमी आ जाएगी। नमी आ गई तो क्या उत्पन्न होगी? ठंडक की नमी आएगी तो क्या उत्पन्न होगी? ठंडक की अनुभूति होती है, नहीं होती है? चलिए, इसी तरह से हमारी जो घड़ा होती है, घड़ा में जो पानी भरा होता है, नहीं, खास करके जो मिट्टी के, खास करके जो घड़े हैं उसमें ठंडक की अनुभूति होती है। क्यों होता है? पूछेगा आपसे कि मिट्टी के घड़े का जल ठंडा होता है, ऐसा कैसे? तो इसलिए देखिए, जो मिट्टी का घड़ा होता है
उसमें ना महीन महीन कण होते हैं, छिद्र, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन उसमें महीन महीन छिद्र रहते हैं। उसी छिद्र से ना उसकी नमी धीरे धीरे बाहर निकलते रहती है, निकलते रहेगी, और जहां घड़ा होगा ना उसके चारों ओर वो नमी क्या हो जाती है, फैल जाती है। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, सपोज दैट, अब ये घड़ा है, ठीक है, इसमें आपने जल भर दिया, तो इसमें से जो मिट्टी के कण हैं, इसमें से क्या हो गई, जल की बूंदे बाहर निकल गई, और ये चारों तरफ क्या हो जाती है, आकर के फैल जाती है। तो यहाँ का तापमान क्या हो गया, धीरे धीरे कम गया, यहाँ का तापमान क्या हो गया, कम गया, जिसके कारण ये मिट्टी का घड़ा का जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही स्टील का हो बर्तन, यही तांबे का बर्तन हो, तो उसका जल ठंडा नहीं होगा, क्योंकि इसके नमी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मिट्टी के घरों में ऐसा होता है। क्लियर? तो आपने समझा कि वाष्पन से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक, क्योंकि वाष्पित हो रहा है इसीलिए ठंडा ना हो रहा है। और हम लोग गर्मी के दिनों में मारते हैं कौन चीज, सेंट, नहीं, वो भी क्या करती है, हमें ठंडक उत्पन्न करती है, इसलिए क्योंकि नमी वो क्या करती है, वायुमंडल के नमी को क्या करती है, इत्र जो है वो खींचती है, जिसके कारण आपको ठंडे की अनुभूति होती है। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। चलिए बाजी, तो पढ़ रहे थे हम लोग वाष्पन से ठंडक की अनुभूति उत्पन्न होती है, नहीं, ठंडक महसूस होता है। अब एक और बात हमें किताब कहता है हमारा कि गर्मी के दिनों में हम लोग सफेद कपड़ा क्यों पहनना पसंद करते हैं। ये भी एक बात समझ में आता है कि गर्मी के दिनों में, जैसे देखिए हम लोग पिछले में जो जाड़े का मौसम था, तो कई तरह के हम लोग रंगीन रंगीन कपड़े, काले काले कपड़े, नहीं काला कोट नहीं ऐसे पहनते थे, लेकिन अब हम लोग सफेद सफेद कपड़ा पसंद करते हैं। या जो खास करके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, जहां गर्मी वाला क्षेत्र है, वहां लोग सफेद रंग से घर की रंगाई करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए कि सफेद जो है ना, यानी उजला जो है, वो ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, और काला जो है ना वो ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। ऊष्मा को काला ज्यादा अवशोषित करता है और सफेद कम अवशोषित करता है। अब ये कैसे महसूस होगा, कैसे जानेंगे हम लोग कि ऐसा होता है? चलते हैं, एक प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा बुआ जी, क्या करते हैं हम लोग, एक थर्मामीटर ले लेते हैं, दो थर्मामीटर लेते हैं, ठीक है, और दोनों थर्मामीटर को, ठीक है, और दोनों थर्मामीटर को क्या करते हैं हम लोग, एक को काले से, एक को काले से, और एक को सफेद कागज या कपड़ा से, इसको क्या करते हैं हम लोग, ढक देते हैं। ढक करके और पहले तो दोनों का तापमान को 0 कर लीजिए, न्यूनतम कर लीजिए, और उसको दोनों को, एगो को काले से और एगो को सफेद कागज या कपड़े से उसको ढक दीजिए, और ढक करके धूप में रख दीजिए। 2-4 घंटे छोड़ दीजिए। 2-4 घंटे बाद जाइए, दोनों थर्मामीटर को उठाइए, कागज को हटा दीजिए। अब दोनों के तापमान को देखिएगा तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, कि जो काला वाला कागज से ढका हुआ था उसका तापमान कुछ ज्यादा शो कर रहा है, और जो सफेद वाला था उसमें कम शो कर रहा है। इससे क्या अनुभूति होती है, ये पता चल रहा है हमें कि जो सफेद वाला है वो ऊष्मा को कम अवशोषित किया, नहीं, ठीक सेम कहानी हमारी है कि हम कपड़ा इसलिए सफेद पहने हुए हैं क्योंकि हमें गर्मी की अनुभूति कम लगे, क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, कम अवशोषित करता है, और काला जो होता है वो ऊष्मा का ज्यादा अवशोषण करता है। इसीलिए आज हम कोट नहीं पहन करके उजला शर्ट पहन के आपके पास आए हैं, ठीक है ना। हमारे पिछले वीडियो में आप देखिएगा कोट हम पहने हुए हैं, और हमने आज ही पढ़ाना था इसलिए हमने आज सफेद वाला शर्ट पहन के आपके पास पहुंच गए। देख रहे हैं ना? चलिए, तो वीडियो को खाली देखते मत रहना, नीचे देख लेना, लिखा रहता है सब्सक्राइब, उस पर भी उंगली दबा देना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमें क्या पढ़ना है अब, वाष्पन और कथनन में अंतर। अब क्या पढ़ना है हमें, वाष्पन और कथनन में अंतर। चलिए, वाष्पन और कथनन क्या है समझिए थोड़ा सा। वाष्पन तो आप समझ गए कि जब हम जल को गर्म करते हैं, जल के अणु टूटने लगते हैं, तो ये वाष्पन की क्रिया। लेकिन जब उबलने लगती है तो उसको कहते हैं कथनन की क्रिया। अब दोनों की अंतर की बात करें, दो भाग में कर दो। वाष्पन की क्रिया कम तापमान पर शुरू हो जाती है, वाष्पन की क्रिया कम तापमान पर शुरू होती है, जबकि कथनन की क्रिया जो होती है वो ज्यादा तापमान पर शुरू होती है। जैसे आप चूल्हे पर चढ़ाते हैं, आप कोई भी बर्तन को, पानी उसमें रखे हुए हैं, जैसे आग देते हैं, गर्म देते हैं, तो वह धीरे धीरे अणु में टूटना शुरू हो जाता है। ये क्या हमारा वाष्पन, ये कम तापमान पर होती है, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री पर। लेकिन कथनन होने के लिए 100 डिग्री तापमान। तो पहला अंतर समझ गए, वाष्पन
कम तापमान पर और क्वथनन अधिक तापमान पर। ठीक है, चलिए नंबर 2, वाष्पन की क्रिया जो होती है ना वो केवल ऊपरी सतह पर होती है, जल के निचले सतह में आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन क्वथनन की क्रिया जो होती है वो जल के ऊपरी सतह ही नहीं पूरे सतह में होती है एकदम। देखिए ऊपर नीचे वाला जल ऐसे ऐसे चलते रहता है, नहीं चलते रहता है। तो वाष्पन की क्रिया कहाँ कहाँ प्रभावित करती है, तब पूरे सतह को, अति वाष्पन की क्रिया ऊपरी सतह को और क्वथनन की क्रिया निचली सतह पूरे सतह को प्रभावित करती है। तो इस तरह से वाष्पन और क्वथनन में अंतर है। दूसरा, तीसरा अंतर क्या है हमारा, वाष्पन से ठंडक की अनुभूति होती है वाष्पन की क्रिया से, लेकिन क्वथनन से ठंडक की अनुभूति नहीं होगी, क्वथनन से ठंडक की अनुभूति नहीं होती है। तो आपने समझा वाष्पन और क्वथनन में अंतर। तो अभी तक हमारा वीडियो क्या कह रहा था कि पहला, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा द्रव की प्रकृति, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु का वेग, द्रव का तापमान, आर्द्रता इत्यादि। फिर हमने देखा वाष्पन से ठंडक की अनुभूति होती है, इसके लिए हमने कई प्रयोग किया, जिसमें हमने देखा कि जब हम गर्मी में तरबतर होते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं तो ठंडक की अनुभूति होती है। दूसरा हमने देखा कि मिट्टी के घड़े का रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। तीसरा हमने देखा कि सफेद कपड़ा और सफेद मकान को हम क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ रहे थे क्वथनन और वाष्पन की क्रिया में अंतर की बात कर रहे थे। अब आगे हमारा है, देखिए पदार्थ की तीसरी अवस्था हमारा होता है गैसीय। पदार्थ की तीसरी अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था। अब गैस के गुणों को हम लोग देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके अंतर को बारी बारी से देखेंगे। तो समझते हैं गैस की क्या क्या गुण हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था पिछले दिन, यानी हम लोग पिछले दिन जो पढ़े थे कि देखिए भाई मेरे, कि एक बर्तन लेते हैं ऐसे और इसमें जितने कण हैं, अणु हैं, एक दूसरे से काफी सटे सटे होंगे और इसके बीच में आकर्षण बल मजबूत होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग ठोस। क्या पढ़े थे हम लोग, ठोस। दूसरा बर्तन हमने लिया था जिसमें अणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान थे, आकर्षण बल थोड़ा मजबूत था लेकिन उतना मजबूत नहीं था, तो इसको हमने कहा था द्रव। और तीसरा बर्तन हमने लिया जिसमें कण हैं लेकिन इसके बीच में रिक्त स्थान काफी ज्यादा है, नहीं आकर्षण बल बहुत कमजोर है, तो इसको कहेंगे हम लोग गैस। क्लियर, आप तो समझ गए होंगे कि गैस क्या है, तो दो अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होंगे, आकर्षण बल कमजोर होंगे और अंतर अणु का स्थान ज्यादा होंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग। कोई दिक्कत, तो गैस तो समझ गए, ठोस समझ गए, द्रव समझ गए, तो फिर गैस के क्या क्या गुण होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। क्या, तो सबसे पहले हमारे गैस के गुण हैं आकृति और आयतन, यानी आकार और आयतन। पहला आपने ठोस में क्या पढ़ा था कि ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। फिर द्रव में हमने इसी बात को पढ़ा था कि द्रव के आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होते हैं, लेकिन गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक गैस का सिलेंडर है ना आपके पास, जो 16 लीटर वाला गैस जो होता है, अपना पेट वाला गैस की बात नहीं कर रहे हैं, वो 16 लीटर वाला जो गैस होता है जो हम लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उनकी बात करते हैं। उनमें कितना आता है भाई, 15 ही लीटर रखिए, 16 ही लीटर रखिए, कोई बात नहीं है, चलिए 15 लीटर। तो 15 लीटर उसमें भरता है, लेकिन अगर आप इसमें अगर 1 लीटर ही भरेंगे ना तो भी पूरे सिलेंडर में भरा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो केवल नीचे में रहेगा ऊपर में नहीं रहेगा, ऊपर में रहेगा नीचे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। वो अगर 16 लीटर है तो 16 लीटर पूरे में अगर भरा हुआ है तो 1 लीटर भी पूरे में भरा हुआ है, समझिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि उस आप जिस बर्तन में उसको डालेंगे वह उसकी आकृति को ले लेता है, यानी आकार और आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है। आकार और आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है। सही से बैठेंगे थोड़ा। चलिए, तो क्या बता रहे थे आपको, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। अगला है घनत्व। गैस का घनत्व कम होता है, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, और गैस का घनत्व कम होता है, बहुत कम। यानी कहने का अर्थ है कि उतनी ही बर्तन में अगर ठोस चीज लेके जाएंगे तो आपको ज्यादा भारी महसूस होगा, द्रव ले जाएंगे तो कम, उससे कम महसूस होगा, लेकिन गैस तो बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा। क्या उदाहरण बताए क्या, एक बोतल ले लीजिए, दारू का बोतल ना, होली का दिन है तो लोगों को ध्यान रहता है दारुए पर, अरे वो वाला नहीं बात कर रहे हैं। एक खाली बोतल ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप पनिया भर दीजिए, पनिया
भर दीजिए, वजन करके देखिए, उठा करके देखिए, आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। लेकिन उसी में बालू भर दीजिए, ठोस पत्थर भर दीजिए, अब उठा के देखिए, ज्यादा भारी महसूस होगा। यानी कि ठोस है तो ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, घनत्व है, और द्रव है तो उसमें कम। लेकिन उसको खाली छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दिए तो उसमें गैस तो होगा ही। क्या गैस नहीं रहता है खाली में? हाँ, खाली में गैस रहता है। अगर उसको भी चेक करना है तो बता दूं आपको, एक ड्रम पानी रख लीजिए, बोतल को उठा के ढवाक से दबाइए, अब देखिएगा उसमें जब पनिया भरने लगेगी तो बुलबुल 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 आवाज ऊपर बाहर निकलेगी बुलबुला। वो बुलबुला कहाँ से आई? बोतल में गैस था, वो गैस बाहर जब तक निकलेगी नहीं तब तक पनिया अंदर जाएगी नहीं। क्या जी? यानी गैस वही जो निकल रही है, इसका मतलब उसमें गैस भरल था ना रे, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था। आना हम थोड़ी है, गैस दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि गैस था तो हल्का महसूस हो रहा था ना जी, गैस था तो हल्का था, पानी रख दिए तो थोड़ा सा भारी महसूस हुआ, और उसमें बालू रख दिए तो बहुत ज्यादा भारी महसूस हुआ। यानी कि कहने का अर्थ है कि गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है, ठोस का घनत्व, द्रव का घनत्व उससे कम, मीडियम। हाँ, और उसके बाद गैस का घनत्व बिल्कुल ही, कोई दिक्कत? चलते मेरे भाई आगे। द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक का मतलब समझ रहे थे कि जिस ताप पर वो गलता है द्रव्यनांक है, और जिस ताप पर उबलता है क्वथनांक है। ठोस को यानी लोहे को अगर गर्म करना होगा, बहुत सारा तापमान देना होगा तब जाके गलेगा। लेकिन अगर द्रव को तापमान देना, गलाना होगा तो ज्यादा हमें तापमान देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन गैस में तो बिल्कुल ही कम होगी। यानी कि द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होता है। इसका क्या होता है? थोड़ा भी तापमान दीजिएगा गैस तुरंत गर्म हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो द्रव्यनांक और क्वथनांक समझ गए, निम्न होता है। आगे संपीड़ता। संपीड़ता का मतलब होता है दबाना, आसानी से आप दबा सकते हैं, आसानी से। जैसे हमने प्रयोग में बताया था ना, एक सिरिंज ले लीजिए, सिरिंज उसमें बालू भर दीजिए, पत्थर भर दीजिए, तनिए ऊपर से प्रेस करके दिखाइए तो होगा? नानी याद आ जाएगी हमरा, तैयो न दबावेगा। क्या जी? लेकिन उसमें पानी रख के तब दबाएंगे, पुचकारी मारेगा, पुच 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 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? होगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए इसमें कह रहे हैं, इसमें बाप याद आ जाएगा। अरे तू बकलोले है हिसाब, क्योंकि पानी में तो आराम से निकल जाएगा जी, उसमें ज्यादा बल थोड़ी लगता है। हाँ, लगाना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन गैस रहेगा, गैस रहेगा तो पुछ से नहीं बाहर निकल जाएगा, उसमें तो कोई बल ही नहीं लगाना है, यानी उसको आसानी से दबाया जा सकता है। चलिए ध्यान देंगे तो आप लोग बाहर की बात पर ध्यान दे देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? संपीड़ता। क्या पढ़ रहे थे? यानी उसे आसानी से दबाया। आगे हैं संकुंचन और प्रसार। संकुंचन और प्रसार यानी कहने का अर्थ है कि ताप देने से या ताप कमाने से उसमें फैलाव या सिकुड़ाव होती है। ठोस में जल्दी नहीं होता, द्रव में कम होते हैं, लेकिन गैस में बहुत ज्यादा होता है। गैस में बहुत ज्यादा प्रसार होता है। प्रसार का मतलब फैलाव। जैसे तापमान बढ़ेगा ना, गैस फैलने लगती है, मालूम है? नहीं देखे हैं? गर्मी के दिनों में देखेंगे साइकिल चल रहा है, केवल करता है ब्राम। क्या? अब देखिए अपने हाई स्कूल में ना, अपने हाई स्कूल में पिछले दिन जब हम लोग पढ़ा रहे थे नहीं, तो सारा बच्चा का साइकिल लगा हुआ था बाहर में। हाँ, हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, एक चक्का आवाज किया ब्राम गर्मी के दिनों में। रजुआ बड़ा खुश हुआ कि सौर्य जी का साइकिल आवाज किया। क्या? आज जब छुट्टी हुआ था, राजू गया तो जा रे भाई हमरे साइकिल आवाज है, लीजिए देखिए। अब बताइए ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ बताइए? इसलिए कि गर्मी के दिनों में ना, गर्मी के दिनों में ना हवाएं फैलती है। अभी आपने क्या देखा कि हवाएं जो होती है ना, वह गर्मी के दिनों में प्रसार होता है, फैलता है। अब ट्यूब के अंदर हवा जो थी, अब धूप में आप साइकिल छोड़ दिए तो धीरे धीरे क्या होने लगा? फैलने लगा। तब फैलने लगा तो उसका आयतन क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण जहां कमजोर जगह थी उस जगह से फाड़ के बाहर निकल गया। बात खत्म। क्लियर है? तो आपने देखा कि संकुंचन और प्रसार किसमें होती है ज्यादा? गैस में। आगे गैसों का विसरण। अरे गैस में तो विसरण सबसे ज्यादा होती है, हम लोग पढ़े ही थे। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से गैसों के गमन को क्या कहते हैं हम लोग? विसरण। क्या? अगर मान लीजिए यहाँ ईंट घर में सैंत दिया जाए पूरा, नहीं जी, हवा बिल्कुल निकाल दिया जाए इसमें से चुस चुस के, नहीं, हवा निकालने वाली एक पंप आती है, वायु चूसक पंप है, उसका नाम याद रखेंगे, वो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल समझते हैं
निकाल दिया जाए, एक अगरबत्ती अगर कोने में जला दिया जाए, आपको सुगंध मालूम होगा? नहीं होगा। पानी के अंदर अगर जला दिया जाए मालूम होगा? नहीं होगा। लेकिन गैस में तो होता है भाई। नहीं, गैस के कारण तो हमको सुगंध मिलती है। यानी कहने का अर्थ है कि विसरण सबसे तेज। देखिए, आकार आयतन अनिश्चित, घनत्व कम होता है, द्रव्यांक क्वथनांक निम्न होता है, संपीड़ितता आसानी से, संकुंचन ज्यादा, और गैसों का विसरण भी बहुत ज्यादा। गैसों में विसरण। अब चलते हैं गैसों का संघनन। देखिए, संघनन का क्या मतलब होता है भाई? तो संघनन का मतलब है कि द्रव से, मतलब सॉरी, गैस से द्रव में बदलना। गैस से द्रव में बदलना, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग संघनन। आप सोचिए, वर्षा कैसे होता है? वर्षा कैसे होता है? बादल से होता है। अब बताइए, बादल कैसे आते हैं? वहां ऊपर में बादल जो बन गया, वो कैसे बन गया? धरती के ही पानी वाष्प बन करके जाती है। तो यहाँ जो जाती है वो पानी के रूप में जाती है या गैस के रूप में? गैस के रूप में जाती है। वहां गई तो किस में बदल गई? वो पानी द्रव के रूप में, फिर ठोस के रूप में। नहीं, पहले जल बदला होगा तब ना, क्योंकि गैस पहले किस में बदली होगी? द्रव में। द्रव फिर किस में बदला होगा? ठोस में। बर्फ है वो, बादल क्या है? बर्फ का टुकड़ा है। क्लियर? अब वो जो आप यहां से गैस गया और वो जम गया, इसी को कहते हैं हम लोग संघनन। यानी कि गैस द्रव में परिवर्तित होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संघनन। यानी गैसों में कौन क्रिया चलती है? तो संघनन की क्रिया चलती है। गैसों में कौन सी क्रिया चलती है मेरे भाई? चलते हैं आगे, हैं गैसों का दाब। देखिए, गैसों में दबाव है। देखिए, गैस ना हम लोगों पर दबाव डालती है। क्या गैस दबाव डालती है कि नहीं डालती है? दबाव डालती है। कैसे बताएंगे आप? अभी अभी आपने देखा कि नहीं देखा कि साइकिल का चकवा कैसे आवाज कर गया भाई? टायर कैसे फट गया? दबाव के कारण फटा होगा। दबाव के कारण फटा होगा, है ना? क्योंकि जब उसके अंदर आयतन बढ़ा तो उसकी गैस ना बाहर की ओर क्या किया? धक्का मारा, जिसके कारण वो कमजोर था, फट गया। गुब्बारा लेते हैं, मुंह में लगा चपाक। ई का हुआ? अरे भाई, ई चपक कैसे हो गया हमरा? क्या जी, बचपन में हम लोग फुलाते थे ना, नहीं डरते थे कहीं के फूट जाएगा तो मुंह यार में चोट लगेगा। क्या? देखिए, आरती बहुत हंस रही है, इसको मतलब इसको लगा होगा मुंह में चपक, किसी ने गुब्बारा जाके मुंह में चपक गया होगा। चलिए आई किताब की ओर। हाँ, तो आखिर समझेंगे आखिर ये कैसे फूटा। इसलिए क्योंकि आपने जब गैस दिया, हेलो, जब गैस उसमें दिया तो गैस के कारण उसमें क्या हुआ? तुम पढ़ना कम पढ़, तुम सीधा आगे उसको आए पीछे करो ना, उसको बेंच को ध्यान दो। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो गैसों का क्या हुआ, समझेंगे। गैसों का क्या हुआ? वहां दबाव क्या होने लगा? बढ़ने लगा, जिसके कारण वो क्या हो गई? कभी गैस सिलेंडर को फटते हुए सुने हैं कि नहीं सुने हैं? आखिर कैसे फट जाता भाई? हम तो एक देखे भी थे, हमको याद है। नहीं, हमारे घर में बगल में हमारे चचेरा चचा के यहाँ हुआ था। सुबह सुबह का समय था, नहीं बताए थे, वही लड़की लोग आई, उठाई हमको, उठे, हम सोए होते गहरी नींद में, वो लोग आई और बोली कि सर जी आग लग गया, आग लग गया। फटफट हम उठे और दौड़े हुए गए तो देखे कि जो गैस सिलेंडर में आग लगा हुआ है। हम ना भाग गए खेत में उधर बाहर में, सब लोग भागा, ऐसा नहीं हम ही भागे, सब भागा। और छोटा सा सिलेंडर था, और वो आवाज जब किया, जबकि हमारे चाचा का घर ना चारों तरफ से घर है, छत का मकान और फिर खपरा, और उसके बाद इतना तगड़ा आवाज किया, साउंड किया। हम बाहर खेत में थे तो देखे कि उसका सिलेंडर का एक हिस्सा ना बहुत ऊंचाई तक ऊपर गया और तब नीचे गिरा। चारों तरफ का जो खपरा था ना, खपरा उल्टा हो गया, ऊपर वाला खपरा उल्टा हो गया, ऐसे हो गया। घर का गेट सब जो लगल था वो खुल गया, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक खुल गया सब गेट। इतना तगड़ा आवाज, जबकि वो आंगन में हुआ था। घर में लग गया था आग तो उसको खींच के बाहर कर दिया लोग, और घर से सब निकल गया। उसमें एक औरत ना उसी के अंदर रह गई थी, जिसको ऐसा झटका, केवल मतलब धमक से उसको इतना भय हो गया कि वो बेहोश हो गई उसी समय। और दीवार उवार ना, दीवार और चनक गया, छत और दीवार का जो होता ना कनेक्शन, वहां पर ना दरार आ गया। खिड़की उड़की यार ना बुझाया कि जैसे हिल उल गया, ऐसे मतलब दरार आ गया वहां पर। इतना तगड़ा आवाज था। बताइए आखिर वो हुआ कैसे? इसलिए क्योंकि जब आग लगी ना तो उसके अंदर गैसों के
ज्यादा बनने के कारण गैस उसके अंदर क्या हो गया, ज्यादा बन गया, और वो ना दबाव डालता है। गैस जो है ना वो बाहर निकलने के लिए क्या करता है, दबाव, यानी गैसों में क्या होते हैं, दाब उत्पन्न होते हैं। क्लियर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि गैसों के कुछ गुण, गैसों के कुछ गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। पदार्थ के सॉरी गैसों का दाब, और याद रखेंगे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, उसी तरह से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। अब चलेंगे हम लोग आगे, हमारा है पदार्थों में परिवर्तनशील अवस्था। तो परिवर्तनशील अवस्था का मतलब है कि पदार्थ जो है ना वह परिवर्तन करती रहती है। समझिएगा, पदार्थ क्या होती रहती है, परिवर्तन करती रहती है। और कैसे परिवर्तन करती है उसको देखिए। देखिए, पदार्थ ठोस से, ध्यान देंगे, ठोस को जब आप गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, तो किस में बदल जाएगी वो, द्रव में। और द्रव को जब गर्म करेंगे, गर्म, द्रव को गर्म करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगी गैस। क्लियर। तो एक अवस्था परिवर्तन। लेकिन इसी चीज को अगर आप ऐसे उल्टा कर देंगे, यानी ठंडा कर देंगे, तो फिर से हो जाएगी द्रव, और द्रव को फिर से ठंडा कर देंगे तो हो जाएगी ठोस। समझ रहे हैं ना, उल्टा। समझ में आई बातें। यानी यही है परिवर्तनशील अवस्था। पदार्थों के परिवर्तनशील, ये सब में नहीं होती है, ये सब में नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये परिवर्तन देखने को मिलती है। क्या क्या, तब परिवर्तनशील अवस्था समझ गए कि ठोस को आप अगर गर्म करेंगे तो किस में बदलेगी वो, द्रव में। जैसे आप बर्फ लीजिए, बर्फ को गर्म कीजिए, क्या बन जाएगी, पानी। अब पानी को फिर गर्म कीजिए तो क्या बन जाएगी, गैस। और गैस को फिर से ठंडा कर दीजिए, द्रव। जैसे अभी आपने देखा कि ऊपर गया तो ठंडा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के तापमान से जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तापमान कमते जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कमता है। तो अब गए ऊपर, तापमान कमा, कमते 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 के ऐसा जगह आता है कि हमारा जो गैस है वो किस में बदल जाता है, द्रव में। फिर धीरे धीरे वह जम जाता है और बन जाता है बर्फ। ठीक है ना, यानी ठोस। तो आपने देखा गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बनेगी वो, द्रव। और द्रव को फिर ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ठोस। यानी पदार्थ के परिवर्तन की अवस्था है। कोई दिक्कत। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मूल रूप से पदार्थ के गैसीय अवस्था और उसके परिवर्तन की स्थितियां। अब चलते हैं, हमने देखा 3 पदार्थ हमारे पास था, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों में क्या क्या अंतर हैं इनको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए ठोस और द्रव में क्या अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे ठोस और द्रव में क्या अंतर है, सामने समझिए ठोस का मतलब कोई चट्टान हो, कोई ईंट है, कोई नहीं ऐसा कठोर चीज। और द्रव का मतलब क्या, पानी है, दूध है, तेल है, ये सब क्या हमारा द्रव है। तो अब दोनों में क्या अंतर है भाई, तो देखिए ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव के आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होते हैं। एक अंतर हो गया। कोई दिक्कत। आपसे पूछे कि ठोस और द्रव में क्या अंतर, क्या बोलोगे, बहुत अच्छी। ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव के आकार अनिश्चित, आयतन, इतना तक में कोई क्लियर। आगे दूसरा नंबर, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, द्रव को किया जा सकता है। दो अंतर। ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व। तीसरा अंतर, ठोस के द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, द्रव के क्वथनांक और द्रव्यनांक निम्न होते हैं। ठीक है, इस तरह से अंतर समझ रहे हैं। अब जितने अभी तक देख रहे थे, जैसे अभी पीछे हमने देखा नियम सब, वो लिख सकते हैं बारी बारी से सबके बारे में। तो ठोस द्रव में अंतर समझने में किसी को दिक्कत, आगे चले। अब दूसरा हमारा है ठोस और गैस में अंतर। तो फिर से वही लिखेंगे, ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, गैस का घनत्व कम होता है, निम्न होता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत होते हैं, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होते हैं। ठोस के दो कणों के बीच में खाली जगह कम होता है, गैस के अणुओं के बीच में खाली जगह ज्यादा होता है। नहीं, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। क्लियर, अंतर समझ में आ रही ना बात। इसी तरह से हमारा है गैस और द्रव में।
अगर कोई पानी और हवा में अंतर पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग? तो फिर वही, द्रव के आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होते हैं, जबकि गैस के आकार और आयतन दोनों, ठीक है, अनिश्चित, गैस में अनिश्चित, ठीक है, ठोस में निश्चित होते हैं। अब चलेंगे ठोस द्रव में ना था, द्रव का घनत्व ज्यादा होता है, गैस का घनत्व उससे कम होता है। द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है और गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए, आप द्रव को भी संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बल लगा के, गैस को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? आगे, ठोस द्रव के दो कणों के बीच रिक्त स्थान कम होते हैं, जबकि गैस के दो अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। द्रव के दो अणुओं के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत नहीं, सीधे मजबूत होता है, लेकिन गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बिल्कुल ही नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर सकते हैं। किसी को दिक्कत? तो हमारे मूल टॉपिक्स थे आज, क्या था? पहला, वाष्पन, वाष्पन की क्रिया से ठंडक की अनुभूति और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? फिर हमने देखा गैसों की कहानी कि गैस के क्या क्या गुण होते हैं, फिर हमने देखा उनके कुछ उदाहरण। क्लियर? आगे हमारा है पदार्थ की परिवर्तनशील अवस्था। देख लिए, बर्फ पर उष्मा के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बर्फ पर उष्मा के प्रभाव। अब बर्फ तो देखे ही होंगे सब आदमी, नहीं देखे होंगे? कौन कौन देखे हैं बर्फ? इसमें से हाथ उठाएंगे तो वाह, बहुत अच्छा। और आप लोग भी देखे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, अरे बर्फ तो सब देखा होगा, नहीं देखा होगा। लेकिन हमको समझना क्या है, सो देखिए, बर्फ तो सारे लोग देखे होंगे, अरे बचपन में तो खाए ही होंगे, आइसक्रीम नहीं खाए होंगे, बस वो भी एक तरह का बर्फ ही है, केवल क्या है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है, और कुछ नहीं है। क्लियर? लेकिन हमें समझना क्या है, सो समझते हैं। एक बीकर ले लीजिए आप, बीकर समझ रहे हैं ना? अरे बर्तन, पतीला, देगची, लोटा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, अब वो बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए, बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए। क्लियर? और एक थर्मामीटर उसमें डाल दीजिए। जैसे देखिए हम ऐसे बनाते हैं, आपको समझते हैं। एक बर्तन लिए, ऐसे लिए, ये क्या हमारा है? बर्तन है, और इसमें हमने बर्फ का कुछ टुकड़ा डाल दिया, डाल दिए, टुकड़ा डाल दिए। अब इसमें एक थर्मामीटर आप लगा दीजिए, एक थर्मामीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत? अब इसके तापमान को माप लीजिए। अभी इसके तापमान आपको नजर आ रहा होगा, सपोज समझिए कि -5 डिग्री। कितना तापमान? एक मानने के लिए बता रहे हैं। क्लियर? समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। बर्फ लिए, बीकर में रख दिए, और उसमें एक थर्मामीटर डाल दिए, और इसको हम क्या कर रहे हैं? अब गर्म करेंगे। एक बर्नर से आप गर्म कर रही इसको, हो गया। अब ये आग जो जल रही है, देख रहे हैं, ये आग जो है क्या हो रही है? इसमें लग रही है, जल रही है। अब 10 मिनट 5 मिनट जो भी हैं, आप इसको दीजिए तापमान, ताप दिए, 2 मिनट ही दीजिए, और इसके तापमान को देखिए। क्या थर्मामीटर के तापमान बढ़े? क्या नहीं बढ़ा, वो जस का तस रह गया। अरे भाई, वो तापमान दिए, वो कहां गया? बुतला गया क्या रे? नहीं बुतलाया, वो गया कहां? सो देखिए, आपने जो तापमान दिया वो बर्फ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान, बर्फ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान क्या हो गई? खत्म हो गई। इसलिए थर्मामीटर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी आपने तापमान तो दिया, लेकिन वो गुप्त हो गया। गुप्त का मतलब छुप गया, गुप्त का मतलब छुप हो गया। इसे कहते हैं दर्पण की गुप्त उष्मा। हमें क्या पढ़ना था अभी? दर्पण। ये बर्फ नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना था दर्पण की गुप्त उष्मा। तो कैसे हमने पढ़ा, समझेंगे कि एक बीकर लिए, उसमें बर्फ डाले, थर्मामीटर लगाए, और उसका तापमान माप लिए। थर्मामीटर को हटाइए मत, आप रखे रहिए उसमें, कोई दिक्कत? अब तापमान माप लीजिए, कितना हुआ? 5 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी है तापमान। अब उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अब उसको क्या कीजिए? एक बर्नर से गर्म करना शुरू कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट गर्म कीजिए। यानी कि बर्फ का टुकड़ा अभी पूर्णतः पिघला नहीं है, अभी पिघल ही रहा है। बर्फ का टुकड़ा है ही, अभी फिर भी पिघल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा पिघला नहीं है, पिघल ही रहा है।
है ना, यानी कि उसमें बर्फ के टुकड़े अभी भी बचे हुए हैं ही। अब उसका तापमान देखिए, क्या बढ़ा तापमान? नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? आपने जो गर्मी दिया वो कहां चला गया? तो पिघलने में खत्म हो गया। वो पिघलने में क्या हो गया? कौन पिघलने में? वो नहीं, बर्फ। बर्फ पिघलने में क्या हो गया? देखिए ये कह रहे हैं कि आपको पिघलने में खत्म हो गया। नहीं, हम काहे पिघलेंगे भाई। हाँ चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वो जो हमने तापमान दिया, वो जो हमने तापमान दिया वो कहां गया? दर्पण के गुप्त में। दर्पण के गुप्त में क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं उसके दर्पण की गुप्त उष्मा। समझने में कोई डाउट? अगर आपसे कोई पूछे दर्पण की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं तो बता देंगे? ऐसे आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देख लेंगे तो समझने में और सुविधा होगी। ये सारे वीडियो को आप लोग भी देखते रहेंगे बारी बारी से, ठीक है? और एक बार ना समझे तो 2 बार प्ले कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे लगता है कि हम आपको बेटर समझा रहे हैं, नहीं। अगर हमारे वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा तो नीचल का जो देख रहे हैं लिखा रहता है SUB, समझ रहे हैं ना? क्या हम बताते रहे हरदम कि कर दीजिएगा? अब इधर उधर मत देखिए, नीचे देखिए लिखा हुआ है काला रंग से, उसको टिप दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? हेलो, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? अगर आपसे कोई पूछे भाई वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है, एक मिनट ध्यान देना, 1 मिनट। अभी जल कितना था? एक पूरा भर गया था। एक समझेंगे, ये जो जल देख रहे हैं ये क्या हमारा? अब इसमें जल भर दीजिए। इसमें क्या भर दीजिए? बीकर में जल भर दीजिए। इसमें क्या भर देंगे आप? जल भर दीजिए। समझेंगे, जल हो गया, जल भर दिए। अब क्या करेंगे? इसके तापमान को माप लीजिए। माप लिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए किसी कॉपी पर। अब इसको गर्म कीजिए। देखिएगा थर्मामीटर के तापमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिली। आपने जो तापमान दिया वो कहां गया? वाष्पन की क्रिया में क्या हो गई? खत्म हो गई। आपने जो तापमान दिया वो वाष्पन की क्रिया में क्या हो गई? यानी गुप्त हो गई, छुप गई, छुप गई, छुप गई। नहीं, छुप गई तो कहां गई? गुप्त हो गई। नहीं, इसी को कहते हैं हम लोग वाष्पन की। कोई दिक्कत? तो दर्पण की गुप्त उष्मा समझ गए कि बर्फ को पिघला रहे थे, बर्फ को पिघला रहे थे, उसमें जो उष्मा दिए तो वो उष्मा हमें पता नहीं चला, तो उसको कहते हैं हम लोग दर्पण की। और पानी को जब गर्म कर रहे थे तब तापमान का पता नहीं चला तो उसको कहेंगे हम लोग। नाउ एनी प्रॉब्लम? आशा करते हैं ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब डिग्री सेल्सियस, सॉरी, संघनन और द्रवीकरण। संघनन तो अभी पीछे ही पढ़ ही लिए थे कि जब कोई गैस है और उसको क्या करते हैं हम लोग? ठंडा कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है? द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसी को कहते हैं द्रवनीकरण या संघनन। हो गया। आगे चलते हैं। डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या है, थोड़ा इसको भी चर्चा कर ही लें। देखिए तापमान मापने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है? कोई डिग्री सेल्सियस में मापता है, कोई फ़ारेनहाइट में मापता है। ये तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर मापने के तरीके होते हैं, क्लियर? या कोई छोटी इकाई मापनी हो तब। लेकिन जब प्रयोगशाला में हम लोग चले जाते हैं, उद्योग फैक्ट्री में चले जाते हैं ना, तो तापमान मापने के अलग तरीके ही होते हैं। और वहाँ डिग्री सेल्सियस में नहीं मापा जाता है, और वहाँ पर खास करके फ़ारेनहाइट में नहीं मापा जाता है, वहाँ मापा जाता है केल्विन में। किसमें मापा जाता है? केल्विन। देखिए तापमान ही मापने का ही तरीका है कि कितनी टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, इसी को मापा ही जाता है। लेकिन उसमें किसमें व्यक्त किया जाता है? केल्विन में। प्रयोगशाला में उसको किसमें व्यक्त किया जाता है? केल्विन में। और याद रखेंगे कि 273.15 केल्विन बराबर कितना होता है? 0 डिग्री सी। ध्यान देंगे, 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सी, ठीक है? आपसे अगर कोई पूछे कि मान लीजिए हमारे बॉडी का तापमान 100 डिग्री सी, तो केल्विन में कितना? तो 273 में 100 जोड़ दीजिए, 373.15 केल्विन। हमारे बॉडी का तापमान 10 डिग्री सी, तो केल्विन में कितना? तो 273 उसमें जोड़ दीजिए, तो 283.15 केल्विन। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए किसी वस्तु का तापमान अगर केल्विन में लिखा हो 294.15 केल्विन, तो डिग्री में कितना? तो इसमें से 273 घटा लीजिए, क्लियर? तो 21 डिग्री कितना हो जाएगी? अगर केल्विन में दिया रहेगा, केल्विन में तापमान, और डिग्री सेल्सियस में पूछ दिया, क्या करोगे? घटा देना 273.15। हेलो, केल्विन में दिया रहेगा तो क्या करना?
घटा देना, किसमें से? जो केल्विन दिया रहेगा उसमें से 273.15। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहे और केल्विन में पूछा तो 273 में जोड़ देना, ठीक है? डिग्री समझ गए, केल्विन समझ गए, तापमान समझ गए। अब आगे हमारा है रंगों पर ऊष्मा का प्रभाव। तो हम पीछे देख ही लिए कि सफेद रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करती है। और क्लियर? अब हमें थोड़ा सा बच गया है पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था, है ना? देखिए, ऐसे तो पदार्थ के मूल 3 ही अवस्था हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन एक चौथी अवस्था भी है जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। क्या है? प्लाज्मा अवस्था। यानी ठोस, द्रव और गैस के बीच का जो भाग है, ना ही ज्यादा ठोस है ना ही तरल है ना, एकदम गाढ़ा चिपचिपा समझिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तब कोई पूछे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन? प्लाज्मा। इसका उपयोग कहां? तो याद रखेंगे, इसका उपयोग मूल रूप से आपसे पूछता है, उपयोग ही पूछेगा आपसे, तो प्रतिदीप्त ट्यूब बनाने में और नियॉन के संकेत बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछेगा क्या? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो पूछेगा कि प्लाज्मा अवस्था का क्या उपयोग, तो क्या बताएंगे? तो प्रतिदीप्त ट्यूब बनाने में या नियॉन के संकेत बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? ऐसे आपको अभी पढ़ने नहीं है, ये सब बातें आगे की क्लास में हम लोग जब चलेंगे, यानी 11th 12th की क्लास जब होगी वहां पर इस सबको ज्यादा से विस्तार से चर्चा किया गया है, हमें संक्षेप में बता दिया गया है। ठीक है, और पांचवी अवस्था है वो कहलाती है हमारी कौन? तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है उसका नाम? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारी क्या है? पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था। इसका खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे 1920 ईस्वी में हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, भारत के ही वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने ही सांख्यिकी गणना के आधार पर, सांख्यिकी गणना के आधार पर उन्होंने इसकी कल्पना की थी। किसकी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का। बाद में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक समूह मिल करके इसके बारे में विशेष बताया, ठीक है ना, इसका खोज किया, तापमान को कम करके पता लगाया कि इस पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी है, लेकिन इसके बारे में कोई विशेष हमारे पाठ्य पुस्तक में जानकारियां नहीं है। लेकिन आप समझ लेंगे केवल पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। किसने खोज किया? तो 1920 में भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने किया। बाद में इसका मतलब सत्यापन किया कौन? अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसको कर दिया कि उन्होंने जैसे सत्येंद्र जी ने जो किया वो बिल्कुल सही है, ये पांचवी अवस्थाएं हैं। और इसकी चर्चा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगले जो हम लोग 11th 12th जब पढ़ेंगे तो वहां की क्लासों में सबका वर्णन है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।